हाँ भाई, देखो टॉपिक क्या सब्जेक्ट है नया, इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी हम डिस्कस करेंगे अब। पहली बात तो यह है कि इम्यूनोलॉजी होती क्या है। उससे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द इम्यून सिस्टम। बताया कोई? राखी बताओ, व्हाट इज द इम्यून सिस्टम, कैसे डिफाइन करोगे इम्यून सिस्टम को? बताइए काजल, इम्यून सिस्टम को कैसे डिफाइन करोगे? अंशु? डिजीज के अगेंस्ट हमारी बॉडी का वो सिस्टम। देखिए चलो मैं सिंपल सा आपको बोलता हूं कि हम बात करें इम्यून सिस्टम की। हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हों, टिश्यू हों, ऑर्गन हों, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, ये सभी मिलके किसी पैथोजन के अगेंस्ट लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, उस पैथोजन के अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कराते हैं बॉडी को। उस सिस्टम को हम क्या कह देते हैं? इम्यून सिस्टम बोल देते हैं, है ना। द सेल्स और टिश्यू, ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट फाइट अगेंस्ट द पैथोजन इज नोन एज इम्यून सिस्टम। अब पैथोजन की यहां बात हुई है। पैथोजेंस का मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई हो सकता है कोई धूल वगैरह हो, कोई मिट्टी वगैरह, कुछ भी, एनी मतलब फॉरेन पार्टिकल कुछ भी हो सकता है ना। अब देखिए, जब पैथोजन हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी इन्फेक्ट करता है, उस प्रोसेस को हम पैथोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजेनेसिस, है ना। द प्रोसेस बाय विच द पैथोजन इन्फेक्ट टू द होस्ट बॉडी इज नोन एज पैथोजेनेसिस। समझे बात को? तो इम्यून सिस्टम को आपने डिफाइन कर दिया। अब बात आती है सब्जेक्ट की, इम्यूनोलॉजी। और इम्यूनोलॉजी एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो स्टडी करती है इम्यून सिस्टम को, है ना। या आप ये कह सकते हो इम्यूनोलॉजी इज द साइंस ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस कह सकते हो, जिसमें जो स्टडी करती है द डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन, ये बात आप ध्यान रखें। पहले हम थोड़ी सी बेसिक चीजें बात करते हैं डिस्कवरी पे, कि हाउ द इम्यून सिस्टम कम टू नो, कि कैसे कैसे आया माइंड में कि क्या था इम्यून सिस्टम, कैसे काम किया। देखिए 1718 में, वैसे तो बहुत पहले से ये प्रोसेस जो है डिस्कवर होने के लिए वो हो रही है कि भाई हाँ कुछ ऐसा होता है, लेकिन फाइनली 1718 में एक लेडी थी जो इंग्लैंड की थी, इंग्लैंड की एम्बेसडर जो होते हैं ना, उसकी वाइफ थी, हाँ, मैरी वर्टले मॉन्टागू। वर्टले मोंटेगू, ये इस लेडी का नाम था, मैरी वर्टले मोंटेगू, है ना। एक इंग्लैंड के कोई एम्बेसडर थे, उनकी वाइफ थी, डॉक्टर थी, साइंटिस्ट थी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा उस केस में, वहां पर 1718 में या इस जो टाइम था, वहां पर जो स्मॉल पॉक्स थी, स्मॉल पॉक्स, कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स बहुत ही सीवियर डिजीज थी, खतरनाक डिजीज थी, जिसकी वजह से बहुत सारे आदमी जो या पीपल जो थे या बंदे जो थे वो मर रहे थे, जिनकी डेथ हो रही थी, स्मॉल पॉक्स। तो इसने क्या देखा? इसने ये देखा कि जो स्मॉल पॉक्स में ऊपर देखोगे तुम दाने दाने से होते हैं, और जब वो सूख जाती है तो इसका कुछ कलसा, मतलब बारीक बारीक से जो कण से है ना, वो निकलते हैं उसमें से। अगर वो बारीक बारीक से जो क्रस्ट, जो हम बोलेंगे हिंदी में, उसमें लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में क्रस्ट, ये क्या है? अगर ये किसी भी पर्सन में बाय द हेल्प ऑफ
या तो इनहेलेशन, हाँ है ना, सांस लिया अंदर, या कोई हो सकता है घाव वगैरह हो उसकी वजह से, मतलब किसी भी तरीके से अगर वो किसी पीपल के या किसी पर्सन के मुंह में चला जाता है या बॉडी में चला जाता है, तो पहली बात तो वो है कि उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेरियोलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेरियोलेशन। समझे बात को? वेरियोलेशन इज द प्रोसेस इन विच द क्रस्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स गेट इनटू द होस्ट बॉडी, या किसी भी पर्सन की बॉडी में अंदर चले जाते हैं, चाहे वो सांस लेने के द्वारा गए हो, चाहे आप वो किसी घाव के द्वारा गए हो, किसी भी ओपनिंग के थ्रू चले गए हो, उस प्रोसेस को हम वेरियोलेशन बोलते हैं। तो इस लेडी ने क्या देखा कि जो टर्किश की पॉपुलेशन थी, टर्किश पॉपुलेशन के अंदर इस वेरियोलेशन प्रोसेस के थ्रू कुछ ऐसा डेवलप हुआ है जो इस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट थोड़ा सा काम कर रहा है, उसकी प्रोटेक्शन हो रही है ना। लेकिन वो क्लियरली इस चीज को डिफाइन नहीं कर पाई कि ऐसा क्या है क्या नहीं है। एक बार दोबारा सुनिए, मैंने कहा है 1718 में मैरी वॉटले मोंटेगू, एक जो कि इंग्लैंड के एम्बेसडर था, उनकी वाइफ थी, उन्होंने इस स्मॉल पॉक्स पे थोड़ा बहुत काम किया था। काम किया तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ इसके जो स्मॉल पॉक्स के जो क्रस्ट थे वो किसी पर्सन में इनहेल प्रोसेस के थ्रू, बॉन्ड के प्रोसेस के थ्रू, या किसी भी प्रोसेस के थ्रू बॉडी के जब अंदर जाते हैं, उस प्रोसेस को हम वेरियोलेशन बोलते हैं। और उस पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा डेवलप हुआ है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन है उसके अंदर हो रहा है। जब नेक्स्ट टाइम उसको रियल में अगर स्मॉल पॉक्स होती है तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट जो है अपनी बॉडी को उस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट कर पा रहा था। सेम प्रोसेस जो है ये टर्किश पॉपुलेशन में भी हुई, और टर्किश पॉपुलेशन जो है उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्शन पाया कि स्मॉल पॉक्स उनको नहीं होगी। और थोड़ी सी कहानी को आगे ले जाते हैं। कहानी कैसी है देखो, स्मॉल पॉक्स के बिल्कुल सिमिलर एक डिजीज और होती है, वो है काउ पॉक्स। ये स्मॉल पॉक्स है, ये काउ पॉक्स है, दोनों बीमारी अलग अलग हैं लेकिन हैं एक फैमिली से, आप ये मान लीजिए, ठीक है। तो जो काउ पॉक्स है जो है, ये इतनी खतरनाक डिजीज नहीं है कि अगर किसी पर्सन को हो जाए तो उसमें डेथ नहीं होती है, लेकिन स्मॉल पॉक्स जो है उसमें डेथ हो रही थी। तो बाद में एक साइंटिस्ट और थे, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं, हाँ, एडवर्ड जेनर। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट किया कितने, 8 ईयर बॉय पे, 8 साल का लड़का था, उस पर इसने अपना एक्सपेरिमेंट किया। और क्या किया उन्होंने, इसने इस काउ पॉक्स का जो डिजीज थी इस बंदे को, इसका फ्लूइड निकाला, और इसका फ्लूइड जो है वो किसको दे दिया, इस लड़के को दे दिया। फ्लूइड निकाल के, बीमारी है, बीमारी में से अपना जो आप कह सकते हो साइटोप्लाज्म में फ्लूइड निकाल के किसको दे दिया, इस 8 ईयर बॉय को दे दिया। देखो खतरनाक चीजें हैं, 8 साल का लड़का बहुत वैसा है। लेकिन जब इसने देखा कि काउ पॉक्स का जब 8 ईयर बॉय को दिया है फ्लूइड, उसके बाद अगर उसको स्मॉल पॉक्स हो रही थी तो स्मॉल पॉक्स का कोई भी इफेक्ट इस बंदे पर, इस लड़के पर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस बच्चे ने अपनी बॉडी के अंदर इस काउ पॉक्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया है, जब ये स्मॉल पॉक्स आई तो डिफेंस सिस्टम पहले ही उसके खिलाफ लड़ा, उसके अगेंस्ट काम किया। तो इसकी वजह से स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट उन्होंने अपनी बॉडी में कुछ ऐसा सिस्टम को एक्टिवेट किया होगा जो उसके डिफेंस मैकेनिज्म में इंपोर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा था। इंपोर्टेंट रोल जो था वो, हाँ बोलो, स्मॉल पॉक्स वो तो दूसरी बात है, वो तो दूसरे उसकी बात है कि दोबारा अगर हो सकता है, तो वो बात नहीं हो रही है यहां पर। मैं फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। अगर सेकंड टाइम होगा तो वो तो ऑलरेडी एंटीबॉडी उसके अंदर प्रोड्यूस होती हैं, वो तो अलग चीज है। कोई भी बीमारी जब दोबारा से होती है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती, या कह सकते हैं उसमें ज्यादा थोड़ा सा
पहले से हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी है, या जो है एंटीबॉडी का नाम तो आया नहीं अभी, हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। तो जगरूप कहानी ये थी, आई थिंक तुम्हें पता होगा इस चीज का। 1718 में मैरी वॉटले मोंटेगू ने डिस्कवर किया था, क्या स्मॉल पॉक्स के ऊपर डिस्कवरी हुई थी। इसमें उन्होंने बताया कि जो क्रस्ट थे, मतलब इसके जो सूखे सूखे थे, जो आप कह सकते हैं वो हैं पोर्स टाइप, वो किसी की बॉडी में अगर जाते हैं तो उस बंदे के बॉडी के अंदर उस स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट कोई डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जब रियल में स्मॉल पॉक्स होगी तो वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। जब ये बॉडी के अंदर जाते हैं, इनहेल होते हैं, तो इस प्रोसेस को आप क्या कह देते हैं, वेरियोलेशन बोलते हैं। मैंने बताया भी था आपको, वेरियोलेशन इज द प्रोसेस इन विच द क्रस्ट ऑफ स्मॉल पॉक्स इनहेल या इंसर्ट इन द होस्ट बॉडी बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोई प्रोसेस के थ्रू। बाद में जो एडवर्ड जेनर थे, एडवर्ड जेनर ने ये फाइनली बताया कि जो उन्होंने एक रियल में एक्सपेरिमेंट किया, और रियल में एक्सपेरिमेंट क्या किया, जो 8 साल का बच्चा था, उस 8 साल के बच्चे को काउपॉक्स का जो फ्लूइड था वो दिया, और उसने देखा कि उस 8 इयर्स बॉय के अंदर कुछ ऐसा डेवलप हुआ है, जब रियल में स्मॉल पॉक्स बीमारी होगी जो कि खतरनाक बीमारी है एज कंपेयर टू काउ पॉक्स के, वो उसको इन्फेक्ट नहीं कर रही थी। इट मीन्स मतलब तो ये हुआ कि ये दोनों सिमिलर है, और इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में या इस बंदे की बॉडी में एंटीबॉडी या कुछ ऐसा कुछ डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है जो इसके खिलाफ भी काम कर रहा है ना। तो इसको हम क्या कह देंगे, टोटली इम्यून सिस्टम बोल देंगे। इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा एक्टिवेट हुआ है जो हमें ये कह सकता है कि प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जस्ट थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है, ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, अब यहां से, हाँ बोलो क्या, कौन सा बेटा, ये बेटा टर्किश पॉपुलेशन में लिखा हुआ है, टर्किश पॉपुलेशन, टर्किश पॉपुलेशन। बस समझ लो, तुम लोग लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स ले लेना, वो इसमें कोई नहीं है ज्यादा, है ना। अभी समझो भाई, जितना हो सके समझो पहले। अब देखिए हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो अगेंस्ट द पैथोजन 2 टाइप से एक्टिविटी करता है। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे पैथोजन जो बाहर से आते हैं उनसे अगेंस्ट 2 टाइप से क्या करता है, एक्टिविटी करता है। पहला सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम ये डिफाइन करता है या ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो बाहर से पैथोजन आया है वो हमारे लिए खतरनाक है या नहीं है ना। सेल्फ और नॉन सेल्फ, पहले तो इसमें ही महाभारत चलती है, इसमें ही आपकी जो है एक इम्यून सिस्टम डिफरेंस क्रिएट करता है कि बाहर से कोई पैथोजन आया है, अगर वो है इन्फेक्ट कर रहा है हमारी बॉडी को, तो क्या वो इन्फेक्ट कर रहा है, विच मींस वो क्या हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि एज ए पैथोजन काम करती है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है इम्यून सिस्टम के साथ, वो इम्यून सिस्टम प्रॉब्लम तो नहीं कहोगे आप, उसको ये कहोगे कि उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो रिकॉग्नाइज करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए आप, ये पहला है रिकॉग्निशन। अब कोई पैथोजन बाहर से हमारी बॉडी में आया है, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में बाहर से एंट्री किया है, ठीक है। अब हमारी बॉडी या होस्ट की बॉडी बोलो आप, होस्ट की बॉडी ये डिफाइन करती है क्या ये पैथोजन जो है वो डेंजरस है या नहीं है, डेंजरस है या फिर नहीं, ये चीज डिफाइन करती है। अगर इम्यून सिस्टम सबसे पहले यही डिफाइन नहीं कर पाए कि जो पैथोजन बाहर से आया है वो फॉरेन पार्टिकल है या अंदर का पार्टिकल है, तो इम्यून सिस्टम क्यों एक्टिवेट होगा, ये भी एक कहानी है सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे जब भी बात करोगे, रिकॉग्निशन के अंदर इम्यून सिस्टम की वो कैपेसिटी होती है कि वो पैथोजन बाहर से आया है उसके ऊपर डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाएगी। कोई म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, कोई फ्लैजिला है,
कोई लिपोपॉलीसैकेराइड है, कुछ भी, है ना। तो हमारी इम्यून सिस्टम के अंदर इतना पावर होती है, इतनी उसके अंदर पहचानने की पावर होती है कि वो डाइवर्सिफाई कर सकता है कि कौन सा पैथोजन कैसा भी हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे कोई धूल के कण हो, चाहे कोई और कुछ हो, उन सबको वो रिकॉग्नाइज करने का काम कर लेता है। ठीक है, वो तो बाद में हम बात करेंगे, जैसे हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, सारी बातें आएंगी सामने। अभी हम जस्ट नॉर्मल बातें कर रहे हैं कि भाई बेसिक क्या है। अब मैं ये कह देता हूं, जो बाहर से पैथोजन आया है, ये बैक्टीरिया है, ये वायरस है, ये कुछ और भी हो सकता है ना, फंगस कह सकता हूं मैं। तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर ये पावर हमारी है कि वो सभी के ऊपर वर्क कर सकता है कि या वायरस है या बैक्टीरिया है, फंगस है। क्योंकि जब देखोगे आप तो बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो अलग पाई जाती है, वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो अलग पाई जाती है, फंगस की अलग पाई जाएगी, एल्गा की अलग पाई जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि इतना इम्यून सिस्टम इतना पावरफुल होता है कि वो ये पहचान लेता है कि वाकई में हमारी बॉडी के अंदर आने वाला जो फॉरेन पार्टिकल है वो हमारी बॉडी का है या फिर बाहर से है। ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है ना। अब जैसे ही उसने पहचाना, बंद करने के बाद ये नहीं बस, जैसे इसने पहचान लिया, ऐसे ही क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। क्या होगा, रेस्पॉन्स होगा। उसके बाद हमारी बॉडी ने जिसको पहचान लिया कि हाँ ये वायरस है, बैक्टीरिया है, पैथोजन है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, रेस्पॉन्स को इनिशिएट करेगी। और रेस्पॉन्स क्या होता है, रेस्पॉन्स होगा सीधा सीधा या तो इसको न्यूट्रलाइज करना, किसको न्यूट्रलाइज करना, इस पैथोजन को, या फिर इसको क्या कर देना, आपका किल कर देना, मार देना। किसी भी तरीके से इसको भगाना है बॉडी से बाहर, चाहे वो मार के भगाएं, चाहे उसको किसी भी तरीके से भगाएं, तो वो उसके अगेंस्ट जो है रेस्पॉन्स क्रिएट करता है। यहां तक ज्योति बेटा समझ में आया? क्या क्या बातें हुई हैं बताओ एक बार, सुमित तो बताओ। हाँ भाई बताओ क्या क्या बातें हुई है, द ग्रुप बताओ। हाँ हाँ हाँ, कोई भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बताइए आगे। हाँ 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 हाँ, रिस्पॉन्स क्रिएट होगा। और रिस्पॉन्स में दो ही चीजों को आगे रखोगे कि या तो उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा, भाई न्यूट्रलाइज मतलब ऐसा किया जाए ताकि उसके अंदर ऐसी पावर ना हो कि हमारी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, है ना, या फिर उसको मार के बाहर निकाल दिया जाएगा, ये रेस्पॉन्स क्रिएट होता है। तो ये जनरल बातें हैं इम्यूनोलॉजी की जो आपको याद रखनी है, बाकी तो आगे सारी कहानी सेल्स हैं, ये सब कुछ चलेगा, ठीक है। देखो आप आगे क्या है क्या नहीं है। अब मैं बात करता हूं इम्यूनिटी की, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करिए अब। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी जो बॉडी के अंदर होती है वो दो टाइप की पाई जाती है, सबको पता है आपको। पहली बात है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। इन्नेट इम्यूनिटी को हम डिस्कस करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता, इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जनरल बातें हैं, बिल्कुल बेसिक बातें हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो बर्थ से होती है। लिख देता हूं फ्रॉम बर्थ, फ्रॉम बर्थ, है ना, या फिर इसको हम कह सकते हैं चाइल्ड के अंदर जो एक तरह से इम्यूनिटी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि जो भी पर्सन होगा जिसके अंदर इन्नेट इम्यूनिटी है, सभी के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी है, वो कहां से उस इम्यूनिटी को गेन करता है? तो जाहिर सी बात है कहां से करता है, पेरेंट्स से। और पेरेंट्स में किससे आएगा, मदर से, है ना, मदर से उस इम्यूनिटी को गेट करता है, मतलब लेता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि ऐसा क्या है, चलो ह्यूमन के केस में आपने कोलेस्ट्रॉल सुना होगा, है ना, फर्स्ट मिल्क जो बच्चे पैदा होने के बाद होता है, सेम उसी टाइप से अगर तुम बफेलो वगैरह में देखते हो
तो बफेलो में जब भैंस को जो बच्चा पैदा होता है 2 या 3 दिन तक आपने देखा होगा, उसी हरियाणवी में कहते हैं वो खीज बनती है। उस खीज के अंदर इतना ज्यादा प्रोटीन्स, इतना ज्यादा एंटीबॉडी, इतने ज्यादा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है उसमें, वो रहता है। और वो उसके लिए आप कह सकते हो, तभी आपने देखा होगा, अगर आप घर में देखा हो तो जो भैंस का जो बच्चा होता है उसको वो ज्यादा नहीं पिलाया जाता, कई बार लूज मोशन वगैरह हो जाते हैं उसको, बच्चे को। तो उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडी, बहुत सारे डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहते हैं, वो उसमें रहते हैं। तो ये कोई भी हो, चाहे ह्यूमन का केस पढ़ लीजिए, चाहे एनिमल्स का केस पढ़ लीजिए, चाहे और कोई केस पढ़ लीजिए, सभी के अंदर जो फर्स्ट मिल्क होता है वो उसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस मैकेनिज्म का सिस्टम है, वो सारा उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए इसके अंदर, ये हाईली वो है डाइवर्स। डाइवर्स इसका मतलब क्या है, कुछ बच्चा समझाएगा हाईली डाइवर्स का मतलब क्या है? कोई अगर समझाए आपको भाई हाईली डाइवर्स का मतलब क्या है, बताइए। इसको नहीं पता, चाहे कोई भी आ जाए हमारी बॉडी के अंदर इनेट इम्यूनिटी में, चाहे कोई भी हमारी बॉडी के अंदर आ जाए, चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया, कोई भी हो, उस सभी के अगेंस्ट हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी है, अगर वो वर्क करती है, वो इनेट के अंदर ही पावर है। बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे के अंदर कोई ऐसा तो है नहीं कोई अलग से कोई इम्यूनिटी डेवलप हुई है, तो उसके अंदर ये इनेट इम्यूनिटी होती है और हमारे अंदर भी होती है। तो वो सभी टाइप के जो पैथोजेंस है उसके अगेंस्ट जो है वो काम करती है, इसलिए इसको हमने बोल दिया हाईली डाइवर्स है। क्या है? हाईली डाइवर्स है, ध्यान रखना। बात करें, बहुत फास्ट प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस। फास्ट क्यों है? क्योंकि जैसे ही पैथोजन बाहर से आया उसी टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो अगर वर्क करना स्टार्ट कर देती है, हमारी इम्यून सिस्टम वर्क करना स्टार्ट कर देता है, वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है, वो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है। और जब दूसरी बात करूंगा मैं एक्वायर्ड की, तो वो 3-4 दिन बाद एक्टिवेट होती है, 3-4 दिन बाद एक्टिवेट होती है। ध्यान रखना, जब भी कोई पैथोजन एंट्री किया है हमारी बॉडी के अंदर, उसके अगेंस्ट सबसे पहले काम कौन करेगा? इनेट इम्यूनिटी करेगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करेगा, इनेट इम्यूनिटी काम करेगा। ठीक है। अब देखिए आगे बात करें हम, अगर इसको देखा जाए तो बर्थ से हो गया, पेरेंट्स और मदर से हो गया, हाईली डाइवर्स हो गया, फास्ट प्रोसेस हो गया। इसको हम कहेंगे इसमें मेमोरी सेल्स डेवलप नहीं होती, मेमोरी सेल्स इसके अंदर डेवलप नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि दूसरी टाइप, जब दूसरी बार कोई पैथोजन, सेम पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट मेमोरी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसा इस केस में नहीं होता है। नो मेमोरी सेल्स डेवलप इन द इनेट इम्यूनिटी, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, समझे बात को? अब देखिए आगे बात करें, ये लेस पोटेंट है, लेस पोटेंट है। लेस पोटेंट का मतलब शक्तिशाली कम है, पावरफुल कम है। ये काम तो करता है लेकिन रोक नहीं पाता। कई बार पैथोजेंस ऐसे होते हैं जिनको ये रोक नहीं पाता, मतलब लेस पोटेंट है, कम शक्तिशाली है। काम तो करता है, एक्टिवेट भी होगा, लेकिन कई बार ये इतना पावरफुल नहीं होता कि उस पैथोजन को मार सके, उसको वहां से बॉडी से बाहर निकाल सके। ये भी इसमें आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है। और किसी भी टाइप की इसके अंदर एलर्जिक रिएक्शंस प्रोड्यूस नहीं होती, ये भी आप देखो, डू नॉट प्रोड्यूस एलर्जिक रिएक्शंस। किसी टाइप की एलर्जिक रिएक्शंस ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि साइड इफेक्ट नहीं है, यही कहोगे, साइड इफेक्ट नहीं। अभी मैं कल परसों एक न्यूज पढ़ रहा था, और जो मदर्स का जो मिल्क है, आजकल लोग उसको खरीद कर पीने लगे गए, उसको खरीद के पीने लग गए हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये जो सारी प्रोसेस चल रही है, जो उसके अंदर जो एंटीबॉडी है या उसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ज्यादा है। कल परसों न्यूज आ रखी थी, आप पढ़ना, पता नहीं कौन सा एरिया कहाँ के उसमें वो है जो है। तो आजकल देखा जाए तो जो प्योर मिल्क होता है, चाहे वो भैंस का हो चाहे गाय का हो, प्योर की बात कर रहा हूं मैं, वो बहुत यूजफुल है और बहुत कम मिलता है।
और उसमें किसी भी टाइप की कोई बीमारी का वो नहीं है। आप ये थैली का दूध पी लीजिए, थैली वगैरह है या कुछ और इस टाइप की जो वो है मिल्क वगैरह, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी बॉडी में क्रिएट होती है। किसी को टेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को हाँ बोलो। हर एक बेटा इन्नेट इम्यूनिटी हर एक ग्रुप में ही होती है, चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो कोई भी हो, वो तो बर्थ से ही रहती है उसके अंदर, ठीक है ना। क्या नाम है, अवनी, तो वो तो हर एक ग्रुप में रहती है। हाँ बोलो। हम्म। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, उसमें होता है, उसमें एंटीबॉडी होंगी, उसमें डिफेंस सिस्टम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल के, ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। आगे बात करें, जो इनेट इम्यूनिटी में होगा इसके अंदर आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होगा। इसके अंदर आप कहो आप फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस ये इसमें इन्वॉल्व होगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स हैं, जैसे आपका स्किन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सभी इस इन्नेट इम्यूनिटी के फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। क्या है ये? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ध्यान रखना है। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे बताइए, मैंने यहां पर किसी भी टाइप की आपको सेल्स के बारे में नहीं बताया है कि भैया इसके अंदर बी सेल्स हों, टी सेल्स हों, वो इन्वॉल्व होती हैं या नहीं होती है। जरूर क्वेश्चन इज, इसके अंदर बी सेल, टी सेल, इस टाइप की कोई सेल्स इन्वॉल्व होती हैं या नहीं होती हैं? आंसर बताइए। हाँ, ये ध्यान रखना आप, किसी भी टाइप की कोई सेल्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फेगोसाइटोसिस है, प्रोटीन्स हैं, ये डायरेक्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं उस पैथोजन को मारने में। तो सेल्स का कोई इन्वॉल्व नहीं है यहां पर। सेल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो दूसरी वाली इम्यूनिटी में होगा, अडेप्टिव इम्यूनिटी में होगा, है ना, एक्वायर इम्यूनिटी में होगा, तो यहां पर नहीं होगा। तो फिर जो मैंने ये बोला है हाईली डाइवर्स है, तो ये हाईली डाइवर्स होगा उस केस में फिर या लेस डाइवर्स होगा? इन्नेट इम्यूनिटी जो मैंने वर्ड बोला है आपको, हाईली डाइवर्स होगा या लेस डाइवर्स होगा आपके हिसाब से? हाईली डाइवर्स होगा, सभी तरह की बीमारियों के अगेंस्ट काम करेगा। हाँ, ये जरूर है कि लेस पोटेंट होगा, बिल्कुल वो तो आएगा ही आएगा। हाईली डाइवर्स होगा लेकिन नॉन स्पेसिफिक होगा। इस हाईली डाइवर्स का मतलब ही नॉन स्पेसिफिक है ना। स्पेसिफिक तो वो होता है कि एक ये एंटीबॉडी है, ये इस पैथोजन के अगेंस्ट काम कर रही है, वो क्या हो गया? लेस डाइवर्स है। लेकिन हाईली डाइवर्स और नॉट स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? वो किसी के अगेंस्ट भी काम कर सकता है, ये भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, जब आगे बात करते हैं इसके अंदर, जो हमारी सेल्स हैं, सेल्स की बात हो नहीं रही है, सेल्स के ऊपर अभी मैंने बोला कि सभी टाइप के जितने भी वायरस बैक्टीरिया आएंगे उन सभी के अगेंस्ट इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो काम करती है, यही मैंने कहा। इट मींस जो पैथोजन आया है उस पैथोजन पर कोई ना कोई सीक्वेंस होगा या नहीं होगा भाई? चाहे वो आपका फ्लैजिन हो, चाहे आपका लिपोपॉलीसैकेराइड हो, चाहे आपका पॉलीसैकेराइड हो, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उस वायरस की, बैक्टीरिया की या फ्लैजिला की या एल्गा की, कोई भी पैथोजन हो, उसकी मेम्ब्रेन किसी ना किसी चीज की बनी होगी, है ना। तो हमारी बॉडी में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो उस ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो रिकॉग्निशन जो पार्टिकल्स होते हैं उस पैथोजेंस पर, उनको रिकॉग्नाइज करते हैं। उनमें से एक का नाम मैं लेता हूं, मैंने लिखा जैसे PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, PAMP। मैंने आपको ये स्ट्रेस फिजियोलॉजी में बताया था, PAMP, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न, ठीक है। कुछ मॉलिक्यूलर पैटर्न होगा किस पर? किसी वायरस बैक्टीरिया, ये मान लीजिए वायरस है, इस पर कुछ पैटर्न होगा। इस पैटर्न के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होंगे? कोई रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे। जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे तो ये इसके साथ बाइंड होगा और इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी? काम करना स्टार्ट कर देती है, काम करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें। और अगर
समझने के लिए एक ग्राफ के हिसाब से मैं और समझाता हूं आपको, थोड़ा सा एक बार देखो। ठीक है, ये देखो, यहां पर मान लीजिए मैं कह देता हूं ये मिनट है, ये आवर है, ये डे है और ये मंथ है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई वो आएगा, पैथोजन आएगा, हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन आया है, तो सबसे पहले हमारे जो फिजिकल बैरियर है वो काम करेंगे विद इन मिनट। कौन काम करेगा? फिजिकल बैरियर काम करेगा। फिजिकल बैरियर में मैंने लिख दिया आपका स्किन वगैरह है, सब टेम्परेचर वगैरह है, ये काम करेंगे। ठीक है, लेकिन इनसे तो काम चलने वाले हैं, ये तो रुकेंगे नहीं। जैसे ही ये आपके खत्म होते हैं, ऐसे ही यहां से आपका इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो वर्क करती है और लगभग दिन के अंदर ही वो खत्म हो जाती है। इन्नेट इम्यूनिटी, ये इन्नेट इम्यूनिटी हो गया। बाई चांस अगर आपके पेपर में ग्राफ आ जाए तो ठीक है। और फिर अगर लंबे टाइम तक जो चलेगी वो क्या होगी? वो बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। वो कौन सी होगी? एक्वायर्ड इम्यूनिटी होगी। तो यहां से क्वेश्चन ये भी निकल के आता है कि अगर जब फर्स्ट टाइम किसी भी पैथोजन का इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले कौन काम करता है? आपका फिजिकल वेरियस काम करता है। अगर बात बनी तो ठीक है, रुक जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आगे जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी डेवलप होगी, उसमें फैगोसाइटोसिस वगैरह ये सारे प्रोसेस खत्म होंगी, ट्राई करेंगे मारने का। और फिर भी नहीं होती है तो 3-4 दिन बाद जो है, दिन के बाद, डे के बाद, 2 दिन या 3 दिन बाद अपनी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होती है। फिर उसमें बी सेल, टी सेल ये सारे काम करेंगे और उसको मारने का काम करते हैं पैथोजेंस का। ठीक है ना? समझ ठीक है यहां तक? कोई क्वेश्चन और पूछ लो एक बार, नहीं तो आगे चलते हैं फिर। बाकी बेटा बेसिक क्लियर होना चाहिए, लेक्चर बेसिक का ही है। आगे फिर जब क्वेश्चन जहां से आएंगे वो तो हम बताएंगे क्वेश्चन कहां से आएंगे, लेकिन ये चीज जरूर होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। अब देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दूसरा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले वो इम्यूनिटी जो बर्थ के बाद किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्वायर की हो अपने जीवन काल में, उसको हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। तो मैं लिख देता हूं आफ्टर बर्थ, है ना? बर्थ के बाद किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो इम्यूनिटी डेवलप की है उसको हम क्या कह देंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह देंगे। तो इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट लाइन डिफेंस तो कौन सा हो गया? इन्नेट। तो इसको हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोल सकते हैं, लाइन ऑफ डिफेंस इसको हम कहेंगे, ध्यान रखना, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको हम कहेंगे। दूसरी बात, इसके बाद बात करें हम, तो हमेशा जब भी आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करोगे, ये स्पेसिफिक मैनर के अंदर काम करता है। बी सेल इसके अगेंस्ट काम करेंगी, टी सेल इसके अगेंस्ट काम करेंगे। तो मैं ये कह देता हूं स्पेसिफिक ये नेचर होता है इसका। कैसा होता है? स्पेसिफिक नेचर होता है। और जो हमने पिछली वाली बात की थी वो नॉन स्पेसिफिक था, वो हाईली डाइवर्स था। तो मैं ये कह देता हूं स्पेसिफिक इन नेचर है। इस वर्ड का मतलब समझ लीजिएगा आप कि एक जो है, एक टाइप की सेल एक टाइप के पैथोजेंस के अगेंस्ट काम करती है, ध्यान रखना। दूसरा ये है, जब भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी वो हमेशा जो किसी टाइप का जो ऐसा फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स जब आए हैं हमारी बॉडी बाहर से, तब एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मोस्टली डेवलप होती है। हालांकि इनेट इम्यूनिटी भी तभी डेवलप होती है, इनेट इम्यूनिटी तो रहती है ही, ठीक है। अगर बाहर से कोई पैथोजन आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, हमारी बॉडी के अंदर वो इनेट इम्यूनिटी है ना। ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जो इम्यूनिटी होती है, लगातार इम्यूनिटी होती है, वो इनेट इम्यूनिटी है। और एक्वायर का मतलब वो होता है जो इंड्यूसिबल है, बाहर से कोई पैथोजन आया उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में जो वो इम्यून सिस्टम डेवलप हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। मतलब समझे संध्या? तो ध्यान रखना हमेशा डेवलप
व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर एक्सपोज, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है एक्सपोज हमारी बॉडी से, तब ये इम्यूनिटी जो है वो आपकी डेवलप होती है, ये आप ध्यान रखें। अब देखिए हमने ये कहा था कि जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और ये कितने टाइम के लिए होती है, लॉन्ग टाइम के लिए। अभी हमने आपको डायग्राम समझाया था, डायग्राम के हिसाब से जो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये लंबे टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखें। स्लो प्रोसेस हो जाएगी क्योंकि वो वाली फास्ट प्रोसेस थी, स्लो प्रोसेस है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। एक बार अगर जनरेट हो जाती है तो लंबे टाइम के लिए रहेगी। और आगे ध्यान रखना है इसके अंदर मेमोरी सेल्स बनती हैं, मेमोरी सेल्स इसके अंदर डेवलप होती है, मेमोरी सेल्स इसके अंदर डेवलप होती हैं, ये बात भी आप साथ साथ याद रखें, ठीक है। और हायर पोटेंसी है इसके अंदर, हायर पोटेंसी है, हायर पोटेंसी, हायर पोटेंट है, मतलब हाई वो है, शक्तिशाली ज्यादा है, पावरफुल जो है वो आपकी ज्यादा है एज कंपेयर टू इन्नेट इम्यूनिटी के। और कोई पॉइंट आपके माइंड में इसमें आ रहा हो जरूर, जो मैं बताया हूं आपको? यस, एलर्जिक रिएक्शंस जो है इसमें हो सकती हैं, डेवलप एलर्जिक रिएक्शंस। बताइए और बताइए आपके हिसाब से जरूर कोर्स में कोई, ये अंशु बेटा, एलर्जिक रिएक्शंस जो हैं डेवलप होती हैं, सेल्स तो होंगी इसके अंदर, बी सेल, टी सेल, सारी सेल्स हैं। मैं कह देता हूं सेल्स इन्वॉल्व, चलिए एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, सेल्स इन्वॉल्व। हाँ, टाइम जो है अगर कहो तो बेटा लगभग लगभग 3 से 5 दिन लिख दो, 3 to 5 days, है ना, उसके बाद ये काम करता है। और भी आप कह सकते हो इसमें कि जो वैक्सीनेशन है, कौन सा वैक्सीनेशन, इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल कौन सा है, वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, वैक्सीनेशन इसका एग्जांपल आप पढ़ सकते हो, ठीक है। हाँ लिखा हुआ मैंने, बिल्कुल एग्जांपल है, बिल्कुल एग्जांपल है। देखिए अगर हिसाब से देखा जाए, 2 टाइप्स ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व, वन इज द बी सेल, अनदर इज द टी सेल। और जो बी सेल होंगी उसके अंदर प्लाज्मा सेल्स बनेंगी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, और मेमोरी सेल बनेगी, ये तो हो गया बी सेल। टी सेल की बात करें तो टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी सप्रेसर सेल्स, ये सब सेल्स करेंगी जो उस बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करती हैं। तो 2 टाइप की सेल्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं, एक बी सेल्स हैं और दूसरी टी सेल्स हैं। बी सेल्स का अपना इंपोर्टेंस है और टी सेल का अपना इंपोर्टेंस है। अगर बी सेल्स नहीं काम करेंगी तो टी सेल्स काम नहीं कर सकती, अगर बी सेल्स काम कर रही हैं और टी सेल्स काम नहीं करती हैं तो वो मरेगा नहीं। तो दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन होता है, उस कॉम्बिनेशन के बेस पे ये दोनों जो हैं वो काम करती है। अब आज आगे जाइए, इसका बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को 2 भागों में तोड़ा हुआ है, या इसको हमने डिवाइड किया हुआ है। पहला है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो बात यहां से कहानी स्टार्ट होती है धीरे धीरे, देखो अब कई बार ह्यूमरल इम्यूनिटी से क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा भी जाएगा। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, ये किसका टाइप है, एक्वायर्ड है या अडेप्टिव इम्यूनिटी का टाइप है। एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी एक ही बात है, अडेप्टिव या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए जब भी बात करते हो आप ह्यूमरल का, तो आप इसको सीधा सीधा कहोगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, मतलब एंटीबॉडी इसके अंदर क्या करेंगे, आपकी काम करेंगे। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली जो पैथोजन होता है इस इम्यूनिटी के अंदर वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, तो मैं लिख देता हूं एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन जो है इसके अंदर काम करेगा मोस्टली,
अब ये नहीं है सिर्फ कि एक्स्ट्रा सेलुलर ही है, अगर पेपर में आ जाए क्या ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर ओनली एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन होता है, गलत हो जाएगा। हाँ कहोगे मोस्टली होता है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट ये काम करता है। कौन? ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में आप ध्यान रखें। तीसरी बात करें इसमें, इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो किस टाइप की सेल्स होंगी? बी टाइप सेल्स। बी टाइप सेल्स जो हैं वो मोस्टली इस ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर काम करती है, क्योंकि जहां एंटीबॉडी का काम आ गया वहां पर बी सेल्स आप जरूर बोलना है, क्योंकि बी सेल्स ही तो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। कैसे करेंगे भी बताऊंगा आपको सारा मैं। आगे बात करें, जो बी सेल्स हैं, अगर अमरिंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या काजल सिर्फ और सिर्फ बी सेल्स ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्या ये कह दो ओनली बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ह्यूमरल इम्यूनिटी? आंसर गलत हो जाएगा। हाँ मोस्टली भी आएगा, तो इसमें बेटा टी सेल्स भी कह सकते हो आप, और मैक्रोफेजी सेल्स ये भी रोल प्ले करती हैं। इनका भी रोल है लेकिन इतना नहीं, अलग बात है, लेकिन मेन रोल किसका है? बी सेल्स का। ठीक है, समझे बात को? तो बी सेल्स जो हैं इसमें से क्या सीक्रेट करेंगे? ये एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे, ये भी आप ध्यान रखना है। एंटीबॉडी सीक्रेशन वो किसका काम है? बी सेल का काम है। आगे बताएंगे कैसे क्या क्या है। देखिए जब भी हम बात करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी का और जहां बी सेल्स की बात हो जाती है, एंटीबॉडी की बात हो जाती है, तो इसको हम ये कह देंगे कि दैट इज द रैपिड प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है आपकी? रैपिड प्रोसेस। बहुत फास्ट प्रोसेस है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोडक्शन तो बहुत फास्ट काम होता है। अब और इसमें बात करें, एक इंपोर्टेंट रोल में जैसे कल डिस्कस कर रहे थे टॉपिक को, तो ध्यान रखना ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है। कैंसर सेल्स के अगेंस्ट जो है वर्क ये नहीं करता है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन ये है कि वर्क क्यों नहीं करता है? क्या मॉलिक्यूल्स सेल्स के ऊपर, कैंसर सेल्स के ऊपर? दूसरा उसका सिंपल सा आंसर जब भी आप दोगे क्या उससे क्या हुआ फिर? कौन? ह्यूमरल पॉइंट। ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है, इट मींस जो बी सेल्स हैं दे डोंट हैव द पावर फॉर द रिकॉग्निशन। इसके लिए टी सेल्स का होना जरूरी है। टी सेल्स हैव द पावर टू रिकॉग्निशन, और टी सेल जब भी बात करोगे आप वो मेनली वर्क करती है किसमें? जो दूसरी टाइप की इम्यूनिटी होगी जिसको हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलेंगे। नहीं समझ में आया काजल? होते हैं वो तो, अगर एंटीजन प्रेजेंटिंग नहीं कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम हो रहे। कैंसर सेल्स को रिकॉग्नाइज करने का जो ये जगरूप बोल रहा है, जो कैंसर सेल्स होती हैं उसके बाहर जो आपका एक तरह से जो सेल वॉल का, जो सेल वॉल तो बोलोगे नहीं आप, सेल मेमोरी का जो कंपोजिशन होता है, उसकी जो कंपोजिशन है वो उसको रिकॉग्नाइज करने की जो पावर होती है वो सिर्फ टी सेल्स में होती है। कैंसर सेल्स की बात करें, और कैंसर सेल्स जब टी सेल्स में होती है तो टी सेल्स इन्वॉल्व है नहीं ढंग से, या तो बी सेल्स इन्वॉल्व है। तो पेपर्स में या रिसर्च पेपर में जब मैं इसको देख रहा था कल, हेलो बेटा माइक ऑफ करो, तो बी सेल्स do not have power for the recognition of cancer cells and T cells have the power to recognition। तो इसलिए बी सेल्स कभी भी कैंसर सेल्स के अगेंस्ट या ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है। मेरा पॉइंट ये है, अगर क्वेश्चन आंसर आता है वहां पर तो आप डिफाइन कैसे करोगे कि सर बी सेल्स डू नॉट हैव पावर फॉर रिकॉग्निशन ऑफ टी सेल्स, कैंसर सेल्स टी सेल्स करती हैं, इसलिए ये टाइप की जो इम्यूनिटी है वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट काम नहीं करती है। ठीक है, आपको आंसर सर्च करोगे, आंसर देखोगे, आपको यही आंसर इसका मिलेगा। हाँ भाई राखी, ठीक है, ये सारी बात आप ध्यान रखें। अब आगे देखो कि कैसे आपको इसको डिफाइन करना है ह्यूमरल इम्यूनिटी को।
जब ह्यूमरल, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि जो बी सेल्स हैं दे डू नॉट हैव द रिकॉग्निशन फॉर द सेल्फ और नॉन सेल्फ, आप ये कह दीजिए, है ना। या उल्टा बोले आप, ऐसा ना बोल के आप ये कह सकते हैं कि जो कैंसर सेल्स है वो हमारी बॉडी की अंदर की सेल्स है, बॉडी के अंदर सेल्स हैं, तो इसलिए बी सेल्स उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बी सेल्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मोस्टली वर्किंग अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, और कैंसर सेल्स तो इंट्रा सेलुलर पैथोजन। मैं वही तो बात बोल रहा हूं बार बार, एक लाइन में मैंने टॉपिक खत्म कर दिया कि बी सेल्स डू नॉट हैव द रिकॉग्निशन पावर, ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा सेलुलर है या इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बाहर से कोई आएगा तो उसको पकड़ेगा, लेकिन अंदर का कोई अगर कुछ गड़बड़ है तो उस केस में बी सेल्स काम नहीं करती है, और कैंसर सेल्स अंदर की का एग्जांपल है। हो गया क्लियर, आ गया ना समझ में? हाँ चलो, हाँ उसको कैसी बात घुमा लो, बात वहीं आगे निकल के आएगी। देखो अब ये पैथोजन है, अब ये पैथोजन किसी होस्ट की बॉडी में, होस्ट बॉडी में इंसर्ट हुआ है, ठीक है, होस्ट की बॉडी में इंसर्ट हुआ है, और पैथोजन क्या हो गया आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया, ठीक है। इसलिए जब यहां पर होस्ट की बॉडी में जब एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन आएगा तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है वो काम करेगी, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में सबसे पहले कौन सी काम करती है सेल्स, बी सेल्स। यहां पे ये बी सेल्स हैं, दीज आर द बी सेल्स, और इन बी सेल्स पर जो अभी कह रही थी गुड़िया, कौन सी कह रही थी, ये क्या है, ये एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, इनको आप नाम दूसरा एंटीबॉडी भी बोल सकते हो, है ना, एंटीबॉडी बोल दो इनको, एपीसी है। और जो ये पैथोजन आया है बॉडी के अंदर, ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा, इस एपीसी के साथ बाइंड हो जाएगा, इस एपीसी के साथ ये बाइंड हो जाएगा होस्ट के अंदर। अब साइड बाय साइड इधर से साइटोकाइंस निकलेंगे, कौन से निकलेंगे, साइटोकाइंस, और साइटोकाइंस कौन निकालता है, टी सेल। मोस्टली मैंने कहा ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर मोस्टली बी सेल्स काम करती हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में टी सेल्स भी काम कर सकती है, मैक्रोफेजिस सेल्स भी काम कर सकती हैं, और टी सेल्स का काम क्या है, साइटोकाइंस का रिलीज करना। क्या करना, साइटोकाइंस रिलीज करना। जब ये साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं यहां पर, ये साइटोकाइंस क्या करेंगे, इस बी सेल्स को कन्वर्ट करवा देंगे बेटा किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। किसमें करवा देंगे, प्लाज्मा सेल्स में, ठीक है, बी सेल्स को कन्वर्ट करवा देंगे किसमें, प्लाज्मा सेल्स में। और प्लाज्मा सेल्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, ध्यान रखना, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे। और जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगी, ये एंटीबॉडी कहां निकलेंगे, सीरम में या फिर ब्लड में, ठीक है, एंटीबॉडी ब्लड में निकलेंगे या सीरम में निकलेंगे, और ये एंटीबॉडी आपके इस पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगे, इस पैथोजन के अगेंस्ट ये काम करेंगे। तो सीधा सीधा ये है कि जब भी कोई पैथोजन हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ, होस्ट बॉडी में इंसर्ट हुआ, होस्ट बॉडी के अंदर कौन सी सेल है, बी सेल है, बी सेल्स के ऊपर क्या है, एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, उनके ऊपर एंटीजन बाइंड हुआ है, पैथोजन बाइंड हुआ है, साइड बाय साइड साइटोकाइन रिलीज हुआ है टी सेल से, और साइटोकाइन इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्टिंग द बी सेल इनटू द प्लाज्मा सेल्स, और प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं एंटीबॉडी, और वो एंटीबॉडी निकलती हैं सीरम में या ब्लड में, और पूरी बॉडी में फैल के उस पैथोजन के अगेंस्ट काम करेंगे। बात क्लियर है ना। अब क्वेश्चन यहां से निकल के ये आता है संध्या कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स, व्हाई द बी सेल्स कांट प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी, व्हाई। क्वेश्चन आपके लिए ये है, समझे मेरी बात को, नहीं समझे, क्वेश्चन क्या है आपके लिए। मैंने कहा है बी सेल्स कांट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, अगर एंटीबॉडी यही प्रोड्यूस करते हैं तो यहां से इनको कन्वर्ट करने की क्या जरूरत है, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडी को प्रोड्यूस किया है। तो इसका आंसर जो निकल के आता है वो निकल के यह आता है
कि जो प्लाज्मा में सेल्स में जो ईआर है, क्या ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है? इंक्रीज होता है। और बी सेल्स के अंदर जो ईआर है उसका साइज जो है छोटा होता है। और ईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, एंटीबॉडी आर प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स का ईआर जो है, लिख लीजिए, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसने नहीं लिखा है। तो साइज ऑफ ईआर इन प्लाज्मा सेल्स बिकम लार्ज, जब लार्ज होगा तो उस केस में एंटीबॉडी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इट मींस बी सेल्स कैन बी, अगर आपके पेपर में आ जाए क्या बी सेल्स कभी भी एंटीबॉडी बिल्कुल प्रोड्यूस नहीं करती, तो आप कहोगे ना सर करती तो है, थोड़ी बहुत करती है। ठीक है, करते तो हैं लेकिन थोड़ा बहुत करते हैं। और मेनली कौन करता है एंटीबॉडी प्रोड्यूस? प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स इसलिए प्रोड्यूस करती हैं क्योंकि यहां पर जो ईआर का है वो आपको ध्यान रखना, उसका साइज बड़ा होता है, ईआर का साइज बड़ा होता है, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में आपको याद रखना है। बंद करो। ठीक है, हाँ पॉज करते हैं।